दोस्तों नमस्ते। मैं आज देश के कामगार मंत्री, श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय जी से बात करने जा रहा हूं। जब मनसुख मांडवीय जी पिछली सरकार में आरोग्य मंत्री बने थे और उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हुए थे, क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो आरोग्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन सकते हैं, तो उस वक्त मनसुख मांडवीय जी की तरफदारी करते हुए मनसुख मांडवीय जी के पक्ष में हम ही थे जो बात कर रहे थे। आज मनसुख मांडवीय जी देश के श्रम मंत्री बन गए हैं और उनके सामने एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पिछली सरकार ने छोड़ दिया था। पिछली सरकार में जब ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए अच्छे पेंशन की बात हो रही थी, वो कुछ उनकी पहली वाली डिमांड थी 3,000 रुपए प्लस डीए, उसको बढ़ा के कुछ आज अलग मांग हो रही है। लेकिन जो भी कुछ मांग हो उसके बारे में क्या किया गया? क्या देश के वृद्धावस्था में पहुंचे उन कर्मचारियों की, कामगार वर्ग की विचार किया जा रहा है? उनके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ तो सरकार सोच रही है। मांडवीय जी, सोचना होगा। तब स्वास्थ्य मंत्री बनकर आपने इलाज करवाया था देश की बीमारी का, आज श्रम मंत्री बनकर आपको ऐसी ही बीमारी का इलाज करवाना है। वैसे आपसे रूठे हुए बहुत सारे हैं मनसुख मांडवीय जी, बहुत सारे लोग रूठे हुए, और उन्हीं रूठे हुए में से एक वृद्ध व्यक्तियों का पक्ष लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है कमांडर राउत साहब। राउत साहब, आपका स्वागत है एनालाइजर में। और आप देश के श्रम मंत्री के साथ रूठे हुए हो, कुछ तो ऐसा अनुभव आपको देश के श्रम मंत्री से, नए श्रम मंत्री से मिला है जो आप अपेक्षा नहीं करते थे। वो अनुभव क्या है? नमस्कार। हम पिछले 27 तारीख को मंत्री जी का ऑफिस से हमें फ़ोन आया। मंत्री जी ने खुद बात की कि राउत जी बोलिए आपकी क्या समस्या है। तो हमने बोला सर आपको तो समस्या मालूम होगी, लेकिन फिर भी हम दिल्ली में आके आपको समझाना चाहते हैं। बोले ज़रूर, मैं आपको टाइम दे दूंगा। तो हमने बोला हम सर 2 तारीख तक दिल्ली में हैं, 4 तारीख तक, ऐसे करके हम 1 से 4 दिन दिल्ली में रहे। मंत्री महोदय की मुलाकात करने की भरकस कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। हम राज्य मंत्री जी से मिले, कुछ ब्यूरोक्रेट से मिले, फिर मंत्री महोदय का फ़ोन आया, उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई बंगले पे आ जाओ। हम 9 बजे बंगले पे गए। फिर बोले अभी आपको टाइम नहीं है, आप 12 बजे 11 बजे ऑफिस में आ जाओ। फिर 11 बजे ऑफिस में गए, 3 बजे तक बैठे, लेकिन हमें मुलाकात नहीं हुई। फाइनली बताया गया आपका कोई शेड्यूल में मुलाकात का कोई समय ही नहीं है, और हम वापस आ गए, क्योंकि और कितना रुक सकते थे, वापस आ गए। तो ये हमारा अनुभव है मंत्री जी के साथ। फिर मंत्री जी की बात हमारे गुजरात के कुछ नेताओं से हुई भी है, और अभी उन्होंने बोला है कि मैं आपको समय दूंगा। अब एक समय लेने के लिए अगर हमको बुल्डाना से चल के वहाँ जाके और मंत्री जी नहीं मिल रहे, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जनता से आप मंत्री बन के इतने कट ऑफ कैसे हो जाते हो? क्यों हो जाते हो भाई? समस्या है, आप मंत्री है, आपको समस्या सुननी पड़ेगी, हल भी आपको निकालना पड़ेगा। हम भी जो समाधान है उसका क्या समाधान चाहते हैं आप? हम फिर से बात कहनी पड़ेगी, क्या समाधान चाहते हैं आप? क्योंकि मनसुख मांडवीय जी अभी नए श्रम मंत्री बने हैं, तो उनके सामने ये नई बातें फिर से रखनी पड़ेगी सामान्य व्यक्ति को। तो क्या समाधान चाहते हैं आप? हम समाधान ये चाहते हैं कि ये जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स देश भर में 78 लाख है, और जो कार्यरत कर्मचारी जो अंशदान कर रहे हैं 7.5 करोड़ है, तो ये रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन बढ़ा के 7,500 और महंगाई भत्ती की जाए, क्योंकि इन्होंने पैसे भरे हैं और वो पैसे आज आपके पास आपके पेंशन फंड में, ईपीएस के पेंशन फंड में 10 लाख करोड़ है, और उसके ऊपर से 1 लाख करोड़ हर साल आता है आपको कंट्रीब्यूशन का, 1 लाख करोड़ का ब्याज मिलता है। और हमारी जो मांगे है वो ब्याज से बहुत कम है, ब्याज के आधे से भी कम है। तो इसमें अगर आप नहीं कर पाए, तो आपने देखा होगा कि बहुत आशाएं बधाई थी हमारे पिछले श्रम मंत्री यादव जी ने, लेकिन नहीं हुआ। तो उसका परिणाम आपको लोकसभा इलेक्शन में दिखा, अभी महाराष्ट्र इलेक्शन में भी वो परिणाम दिखेगा, भयंकर दिखेगा।
क्या परिणाम दिखेगा? मतलब सुन रहे हैं ना मालवीय जी, ये तो सीधा सीधा धमकी देने पर उतारू हो गए हैं कि अब परिणाम दिखेगा। वैसे 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हो पाया, 240 तक सिमट गया, लेकिन अब ईपीएफओ पेंशन वाले अगर महाराष्ट्र में धमकी दे रहे हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या संख्या है आपकी? सर, महाराष्ट्र में क्योंकि कामगार क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है, कोऑपरेटिव सेक्टर ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है ईपीएस 95 पेंशनरों का। 13 लाख लोग रिटायर्ड है, तो हर एक आदमी जुड़ा है संगठन से और हर एक आदमी पूरी जिद के साथ काम करेगा। 5 एक का परिवार का 5 का साइज पकड़ लो तो 65 लाख लोग वैसे भी है, और जो 1.5 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं उनमें भी जागरूकता आई है। उनमें से 10-20% भी हम पकड़े तो हम 1 करोड़ वोट का शिफ्ट कर सकते हैं और करेंगे। अगर हमारे काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो आप मान के चलो इनकी सरकार नहीं आने वाली। मैं बता दूं आपको, एक बात मैं आपको बता दूं, क्लियर हो जानी चाहिए। ये 13 लाख उसमें जोड़कर 4 ऐसे बता रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिसको सर्वोच्च वोट मिले थे उसके कुल वोटों की संख्या 1 करोड़ लगभग 10-20 लाख तक ही आती है, 9 करोड़ में से पूरे महाराष्ट्र के। और ईपीएस के पेंशन धारकों की जितनी भी संख्या है उस संख्या की बात की जाए तो 1 करोड़ 20 लाख में ही ये वोट आते हैं, वही वोट आते हैं, क्योंकि देश का एक मध्यम जीवी वर्ग होता है वही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर ये हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कल्याण समझ लो। मेरा काम वार्निंग देना है, मैं वो दे रहा हूं, बाकी वोट इनको देने हैं और उनको लेने हैं। जिनको देने हैं वो तय करेंगे, जिनको लेने हैं वो तय करेंगे। अपना क्या है, आगे इसकी रणनीति क्या चलेगी? अभी सर हम दिल्ली जा रहे हैं कल, वहाँ पर 28 तारीख को मंत्री जी की मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। 29-30 को हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 12वीं सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, देश भर से हमारे नेता आएंगे, वहाँ काफ़ी निर्णय होंगे, ये भी निर्णय होगा उसमें। और 31 तारीख को हम जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे एमपीज वहाँ पे आके हमें सपोर्ट भी करने वाले हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। और फिर सभी संगठन के लोग भी आएंगे, कर्मचारी संगठन के, ट्रेड यूनियन के, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने अभी निश्चित कर लिया है कि हमें कॉर्नर में 9 साल से आप ढकेल रहे हो, 9 साल से बूढ़े लोग, कितने लोग मर गए इसमें, और हमें आपने इतना कॉर्नर में ढकेला है कि अब हम अपने पंजे और नाखून निकाले हैं। अभी हम आपको जख्म जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी बिल्ली को अपन मारते हैं तो एक खिड़की खुली छोड़नी चाहिए। आपने तो हमारे लिए खिड़की खुली नहीं छोड़ी। और ये किसका देश है? ये हमारा नहीं है क्या? हमारा पैसा 20 लाख रुपए एक के आपके पास है, हिसाब दिखाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को हमने दिखाया। और उसके बावजूद आप अगर हमारी 7,500 महंगाई भत्ते की मांग नहीं पूरी कर रहे और रेवड़ियां बांटे जा रहे हो, पैसा हमारा बांट दूसरे को रहे हो। मैं आपको एक बात पूछूंगा कि क्या ट्रेड यूनियन में सहभागी होने के लिए आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है? क्या ट्रेड यूनियन आपका साथ दे रही है? क्या ट्रेड यूनियन में सहभागी होना ये मार्ग हल हो सकता है? देखिए सर, ट्रेड यूनियन जो होती है वो कार्यरत कर्मचारियों का काम करती है, वो ट्रेड ही है, वो ट्रेड है। और ये जो लोग हैं, जो रिटायर्ड होता है आदमी, वो ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं रहता। ट्रेड यूनियन बड़ी चालाकी से बनाई गई है। रिटायर्ड आदमी के पास पैसा नहीं हो, देगा कहाँ से, पावती कहाँ से फाड़ेगा? तो ये जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो और 5-6 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, ये लोगों ने मिलकर अपना संगठन बनाया है। ये संगठन सामाजिक संगठन है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। पूरे देश के वृद्धों की फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब उसमें ट्रेड यूनियन हमें बोलते हैं, बीएमएस ने मेरे को बोला कि हम में शामिल हो जाओ। मैंने बोला यार, तुम जो काम कर रहे हो कार्यरत कर्मचारी, वही ढंग से करो ना। और ये जो लोग हैं, इनको आप साथ में लेके करोगे क्या? ये तो आपके मेंबर है ही नहीं। तो ये जब संगठन बना के ये लड़ रहे हैं तो सपोर्ट करो। हमें सभी ट्रेड यूनियन का वैसे सपोर्ट है, सपोर्टिंग लेटर है कि हमारी मांग को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। वो चाहे कम्युनिस्ट का यूनियन C2 हो, आईटक हो, इंटक हो, बीएमएस हो, HMS हो, सभी ने हमें पत्र दिए हैं कि हम आपके साथ हैं, और शायद सभी लोग वहाँ पे आएंगे भी। अभी इसमें यह है कि ट्रेड यूनियनों ने पिछले 10 साल में ट्रेड यूनियनों को किसी ने मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था।
अभी ये तीसरी सरकार में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने ट्रेड यूनियन को बुलाया, ट्रेड यूनियन ने मांग रखी 9,000 रुपये इन लोगों को मिलने चाहिए। हमारी मांग है 7,500 महंगाई भत्ता, जो तकरीबन उतनी होती है। और जो बीएमएस है उनकी मांग कुछ अलग है, उनको लगता है मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ, वो 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं डीए के साथ। तो जो भी है, मतलब समर्थन तो सभी का है, इस आंदोलन को समर्थन सभी का है। अब तक ट्रेड यूनियनों के आंदोलनों में ईपीएस का नाम भी नहीं होता था, अब है। और मुझे जो फोन आते हैं वो बड़ी इज्जत से बोलते हैं कि ये संगठन कितना बड़ा हो गया। मैं आपको बता दूं सर, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है मुकेश जिंगियानी जी, बड़े 86 साल के लॉयर है। उन्होंने मुझे एक बार बुला के मुझे मिलने आए और बताया कि आपको मालूम है आपका संगठन विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन है। अब इतने बड़े संगठन को आप कैसे नकार सकते हो? और हम जिंदा है, मरे नहीं ना। लोकतंत्र में जब तक उंगली चलती है तब तक जिंदा है बॉस, और हम जिंदा है। और हम ये साबित करेंगे, इस इलेक्शन में साबित करेंगे। जब हमें कोई हमारी बात, हमारी गुहार, हमारी नम्रता से की गई अपील को कोई समझता नहीं है, तो जो भाषा आपको समझ में आती है वो भाषा में हम बात करेंगे। मुझे एक बात आपसे पूछनी है, आप क्या अपील कर रहे हैं मतलब है अपने सारे कर्मचारियों से या कामगारों से? मैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पूरे कामगार हैं, पूरे भारत में इसकी संख्या 29.5 करोड़ है ईपीएफओ के हिसाब से, उनके जो डॉक्यूमेंट है उससे। और कार्यरत कर्मचारी जो इस स्कीम में आते हैं वो है 7.5 करोड़, जो अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में। अगर आपका पीएफ कटता है, अगर आप अंशदान कर रहे हो तो ध्यान से सुनो, आपका भविष्य 1,000 रुपये पेंशन वाला है। 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको 1,000 रुपये का पान भी नहीं मिलेगा। और ये अगर आपको जागरूकता अभी से नहीं आई तो आप भी वही रोना रोगे जो आज 78 लाख लोग रो रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जैसे हो, जहां हो, जिस तरीके से आप मदद कर सकते हो इस संगठन के साथ खड़े रहो। आओ, फिजिकली प्रेजेंस दिखाओ या जो भी आपकी भावना रखो और इस संगठन की बात सुनो। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है और इतना बड़ा संगठन आपके लिए लड़ रहा है, ये ध्यान में रखना। ये लोगों को ध्यान में रखना ये तो बोल रहे हैं, लेकिन मनसुख मांडविया जी से मुझे कहना है, सुन रहे हैं ना आप, ये बात सुन रहे हैं? वृद्धों का दिल की बात है ये, अंदर की आवाज है ये। उन्हीं के 20 लाख रुपयों में से, जमा पैसों में से ही आपको पेंशन देना है मांडविया जी। आप हर वक्त अगर ब्यूरोक्रेट्स की ही सुनेंगे तो क्या होगा? पिछले 5 साल में आप ही की सरकार ने, आप ही के उस वक्त के श्रम मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने इन वृद्ध लोगों के साथ वायदा किया है। क्या वो वादा आप निभाएंगे? जरूर निभाइए। नमस्ते।